यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी की क्लास है आपकी। और आज की क्लास में हम जो आपका फर्स्ट पेपर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी प्राणी की संरचना एवं कार्य। देखिए, जो प्राणी होते हैं, जो जंतु होते हैं, एनिमल्स, उनको नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के ऊपर दो भागों में हम बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिस ऑन द प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड अस्थि की संरचना होती है। ठीक है, जो कि जो नोटोकॉर्ड होती है एक छड़नुमा संरचना है, छड़ की तरह, जैसे छड़ होती है एक, ठीक है, कठोर छड़ होती है, उसी की तरह संरचना होती है, जो कि जीव के या एनिमल के डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है, पृष्ठ सतह के ऊपर। ठीक है, जैसे कि इस तरह से अगर मैं आपको बना के बताऊंगा इस तरह से, ठीक है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, छड़ के समान संरचना होती है, जो कि एक पूरी लंबाई में, एक शरीर की पूरी लंबाई में फैली हुई होती है। ठीक है, और पृष्ठ सतह पर ये पाई जाती है। इसके ऊपर होती है न्यूरल या फिर तंत्रिका नाल, ऊपर की तरफ होती है तंत्रिका नाल, नीचे की तरफ होती है आहार नाल। ठीक है, नीचे की तरफ होती है आहार नाल, ऊपर की तरफ तंत्रिका नाल, और इन दोनों के बीच में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है पृष्ठ सतह पर शरीर में। ठीक है, तो जिन जंतुओं के अंदर ये नोटोकॉर्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में देखी जाती है, ऐसे जंतुओं को कहा जाता है कोर्डेटा या कशेरुकी प्राणी। ठीक है, और जिन जंतुओं के अंदर ये अस्थि की बनी हुई होती है हड्डी, ठीक है, हड्डी की बनी हुई होती है, ये नोटोकॉर्ड, जिन जंतुओं के अंदर नोटोकॉर्ड छड़ के समान यह संरचना जीवन की किसी भी अवस्था में देखी नहीं जाती, उपस्थित होती है, तो ऐसे जंतुओं को कहा जाता है अकशेरुकी या फिर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स। ये समझ में आ गया? जंतुओं को नोटोकॉर्ड, जो ये संरचना मैंने आपको बना के बताई है, नोटोकॉर्ड क्या है? ये छड़ के समान संरचना होती है हड्डी की। ठीक है, एक तरह की हड्डी है, ये अस्थि है और पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य क्या है? कोर्डेटा प्राणी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? मनुष्य के अंदर, यानी हमारे खुद की बात करें श्रम की, तो हमारे जीवन की जो भ्रूणीयावस्था होती है, ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है मनुष्य का, जो भ्रूणीयावस्था होती है, उस भ्रूणीय अवस्थाओं में मनुष्य के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता जाता है, तो ये जो नोटोकॉर्ड होती है, जो कि अविभेदित कोशिका होती है, ठीक है, अविभेदित कोशिका एक ही अस्थि से मिलकर बनी हुई होती है, ये विभेदित होकर, खंडित होकर किसका निर्माण कर लेती है? कशेरुकी दंड का निर्माण कर लेती है, वर्टिब्रा कोलम का फॉर्मेशन ये कर लेती है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, मनुष्य के भ्रूण की बात करेंगे तो मनुष्य के भ्रूण के अंदर नोटोकॉर्ड देखी जाती है, इसलिए मनुष्य को क्लासिफाई किया हुआ है कोर्डेटा के अंदर। ठीक है, और कोर्डेटा जो फाइलम है, उसका सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो जो मनुष्य है वो कोर्डेटा के अंदर आता है, और कोर्डेटा के अंदर यानी कशेरुकियों के अंदर भी उसको फिर वर्टिब्रा के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो एक नोटोकॉर्ड होती है ये कशेरुकी दंड में बदल जाती है। ठीक है, वर्टिब्रा कोलम में ये कन्वर्ट हो जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक है, इसलिए मनुष्य को वर्टिब्रा एनिमल्स में रखा जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अकशेरुकी प्राणियों की संरचना एवं उनके कार्य। तो जो ऐसे जंतुओं की बात कर रहे हैं हम, जिनके अंदर जीवन की किसी भी अवस्था में ये नोटोकॉर्ड या फिर कशेरुकी दंड देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डियां उपस्थित होती है, उन जंतुओं को अकशेरुकी प्राणी कहा जाता है। समझ में आ गई ना? ठीक है, अब हमारा जो ये पेपर है, फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ये इसके अंदर हम स्टडी करते हैं अकशेरुकी प्राणियों की ही। ठीक है, उन सभी समूहों को, सारे फाइलम के अंदर जिनके अंदर अकशेरुकी प्राणी आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स आते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, 12th क्लास में, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, ठीक है, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा,
प्रोटोजोआ कोलिफेरस लाइक ग्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये जो सारे संघ मैंने लिखे हैं यहाँ पर फाइलम, ये सभी फाइलम इसके एग्जाम्पल हैं अकशेरुकियों के, ठीक है। अकशेरुकी प्राणी और कशेरुकी प्राणी जंतुओं को, एनिमल्स को उनके शरीर के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। नोटोकोड देखी जाती है या नहीं देखी जाती है जीवन की किसी न किसी अवस्था में, ठीक है। उसके आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया हुआ है, दो भागों में बांटा हुआ है, कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी। हमारा जो ये फर्स्ट पेपर है वो इसके ऊपर है अकशेरुकी प्राणियों के ऊपर, ठीक है। केवल इनवर्टिब्रेट्स एनिमल को इसमें स्टडी करेंगे कि जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं उनके शरीर की किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, संरचना किस तरह की होती है, किस तरह के ऑर्गन्स उनके शरीर के अंदर पाए जाते हैं और उन ऑर्गन्स का, उन अंगों का किस तरह का कार्य या फिर फंक्शन होता है, वो किस तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग की जो शरीर है उसका क्या है, एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, एक निश्चित संरचना है शरीर की, और इस शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अंग पाए जाते हैं, जो सिस्टम्स पाए जाते हैं, उन सिस्टम्स का, ठीक है, तंत्रों का क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है, कार्य है। पाचन तंत्र के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है, श्वसन तंत्र के द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है, कंकाल तंत्र के द्वारा आधारभूत संरचना प्रदान की जाती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है, तंत्र के द्वारा। तो जो ये तंत्र है इनका स्पेसिफिक कार्य होता है। इसी तरीके से जो अकशेरुकी प्राणी है उनके शरीर की किस तरीके की संरचना होती है और उनके अंदर किस तरह के अंग पाए जाते हैं और उन अंगों का किस तरह का कार्य होगा, ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर पेपर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टडी की जाती है। ये मैंने यहाँ पे फाइलम लिखा हुआ है, ये जितने भी फाइलम है सभी के अंदर आते हैं अकशेरुकी प्राणी, ठीक है। अकशेरुकी प्राणी आता है प्रोटोजोआ, कोलिफेरस, लैंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। इन सभी के अंदर हम एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। इन समूह के अंदर जो एनिमल्स आएंगे, जो जीव आते हैं वो क्या है, अकशेरुकी प्राणी होते हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी या नोटोकोड देखने को हमें जीवन की किसी भी अवस्था में नहीं मिलती। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, लोकोमोशन का स्टडी करनी है, गमन। मतलब कि जो अकशेरुकी प्राणी है, जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल है, उनके अंदर गमन किस तरह से होता है, किस तरीके से ये मूवमेंट करते हैं, किस तरीके से ये लोकोमोशन करते हैं, गमन की क्रिया का अध्ययन करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। गमन जो फर्स्ट टॉपिक है अपने पेपर का वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन या फिर गमन। गमन की क्रिया किनके अंदर, अकशेरुकी प्राणियों के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपने सभी ने पढ़ा होगा। प्रोटोजोआ के अंदर क्या आते हैं, एग्जांपल बताइए कोई एक प्रोटोजोआ के अंदर एक एग्जांपल अगर हम ले तो अमीबा की बात करें, ठीक है। अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ के अंदर आता है। ये अकशेरुकी प्राणी है और एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेल्युलर, ठीक है। इसका जो शरीर होता है अमीबा का वो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है।
देखिए जो प्रोटो जो है वो प्रोकैरियोट्स नहीं है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स ये नहीं है, ये यूकैरियोट्स ही है, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक होता है। प्रोटोजोआ की अगर बात करें, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, ठीक है, अमीबा। तो अमीबा के अंदर किस तरीके से गमन होता है, लोकोमोशन इन अमीबा, उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक सेल की प्राणी है, इनके अंदर गिनती नहीं देखने को मिलती, ठीक है। ये एक मैंने डायग्राम बना दिया आपको, ये जो डायग्राम है ये किसका है, अमीबा का है, ठीक है। अमीबा क्या है, एक सेल की प्राणी है, एक सेल का मतलब इनके अंदर मोटोकोट प्रेजेंट नहीं होते, या फिर इनके अंदर किसी भी तरह का एंडोस्केलेटल सिस्टम देखने को नहीं मिलता। इनके अंदर हड्डियों का अभाव होता है, अस्थियों का अभाव होता है, और इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, एक कोशिका ये जीव होते हैं। सरल संरचना होती है इनके जीव, इनके शरीर की, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और कंपोजिशन जो होता है इनका बॉडी का संरचना संगठन एकदम सरल होता है, और इनके शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई कंकाल तंत्र अस्थियों से निर्मित देखा नहीं जाता। इसीलिए जो कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, उसका काम क्या होता है, जीव के शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करना, ठीक है, एक फ्रेमवर्क की तरह कार्य किया जाता है स्केलेटल सिस्टम के द्वारा, और स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, जीव के शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे प्राणियों की, और उसके अंदर भी प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा की, तो अमीबा के अंदर किसी भी तरह का एंडोस्केलेटल सिस्टम अस्थियों से बना हुआ देखा नहीं जाता है, एब्सेंट होता है। इसीलिए इसका जो शरीर होता है उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ठीक है, इसका जो शरीर होता है इसकी कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती। मैंने डायग्राम ऐसे बनाया है, आप डायग्राम ऐसे बना दो, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। अमीबा की जो शरीर की आकृति है वो कोई निश्चित नहीं होती, वो समय समय पर बदलती रहती है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा लेमा बोला जाता है, जिसको एक पतली सी महीन झिल्ली होती है, ठीक है, और इसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन की, यानी कि गमन की। अमीबा के अंदर गमन को देखा जाए तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट करे थे, और उन्होंने बताया था कि अमीबा के अंदर जो गमन किया जाता है वो किया जाता है कूटपाद के द्वारा, सूडोपोडिया, ठीक है, कूटपाद के द्वारा। कूटपाद नामक एक संरचना बनाई जाती है, स्यूडोफुट, स्यूडोफुट या फिर कूटपाद, कूटपाद, स्यूडोफुट, ठीक है, स्यूडोफुट या फिर कूटपाद नामक संरचना के सहायता से इसके अंदर गमन होता है। देखिए अगर हम हमारे अंदर मुद्दे देखिए तो हमारे अंदर क्या है, पैर पाए जाता है। मनुष्य के अंदर जो पैर होते हैं वो सहायता करते हैं लोकोमोशन में, पैरों के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। लोकोमोशन क्या होता है, गमन क्या होता है, जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना या फिर प्रस्थान करना ही क्या कहलाता है, गमन कहलाता है, ठीक है। तो जो अमीबा होता है इसके पास कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते जो कि गमन में इसको क्या करें, सहायता करें। ये कूटपाद के द्वारा ही क्या करती है, गमन की क्रिया करती है। कूटपाद क्या होता है, आभासी पाद होता है, आभासी पाद होता है जो कि जब आवश्यकता पड़ती है गमन करने के लिए तो इसके द्वारा बनाई जाती है। ये संरचनाएं महीन जीव द्रव्य के उभार होते हैं। जो कूटपाद नामक जो संरचना है वो जीव द्रव्य की अस्थायी रूप से, जीव द्रव्य की सहायता से अस्थायी रूप से बनाई हुई अतिग्रंथियां कह सकते हैं, ठीक है, अतिग्रंथियां या उभार नामक संरचना होती है जिसकी सहायता से अमीबा होती है वो गमन का काम करती है। जैसे कि देखिए ये अमीबा है यहाँ पर, ठीक है, अमीबा को जिस भी डायरेक्शन में क्या करना है, गमन करना है, जिस भी दिशा में इसको प्रस्थान करना है उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में इसके द्वारा कूटपाद नामक संरचना का निर्माण किया जाता है। कूटपाद क्या होते हैं, जीव द्रव्य जो इसकी चारों तरफ की जो ये झिल्ली है, ठीक है, इसके चारों तरफ जिस जो आवरण पाया जा रहा है अमीबा के, वो क्या होती है, महीन होती है, एकदम थिक होती है, पतली होती है, मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। तो और इसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है उस जीव द्रव्य का दाब डाला जाता है उसी डायरेक्शन पर, उसी दिशा की तरफ जिस दिशा में इसको क्या करना है, गमन करना है। तो जीव द्रव्य का दाब पड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी जो प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा झिल्ली,
बाहर की तरफ प्लाज्मा लेमा बोला जाता है, उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, दाब लगता है, और दाब लगने के कारण से इसकी जो प्लाज्मा लेमा है, झिल्ली है, वो बाहर की तरफ उभर जाती है, खिंच जाती है। जैसे कि मान लीजिए इसको उस डायरेक्शन में क्या करना है, उस डायरेक्शन में इसको गमन करना है, तो उस दिशा में जो इसका जीव द्रव्य है, कोशिका का जो जीव द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, उसमें मूवमेंट्स क्रिएट किया जाता है, गमन हलचल उत्पन्न होती है, और जो जीव द्रव्य है वो आगे की तरफ धकेला जाता है। जीव द्रव्य जब आगे की तरफ धकेला जाएगा तो जो ये प्लाज्मा लेमा झिल्ली है, इसके ऊपर दबाव लगता है, दबाव लगने से ये झिल्ली आगे की तरफ खिंच जाती है, इस तरह से, ठीक है, आगे की तरफ खिंच जाएगी, और अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए एक कूटपाद नामक संरचना बन जाती है। अस्थायी नामक ये संरचना उभार, जिसे अधिवृद्धि कह सकते हैं, अधिवृद्धि नामक संरचना ये बन जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। और इस संरचना के द्वारा देखिए आगे की जाती है, और पीछे से क्या होती है, पीछे से आगे की तरफ आ जाती है। इस तरीके से इसके द्वारा क्या किया जाता है, गमन किया जाता है। तो कूटपाद नामक संरचना के द्वारा कूटपाद का निर्माण किया जाता है अमीबा के अंदर। कूटपाद से ये क्या करते हैं, गमन का काम करते हैं अमीबा के द्वारा, ठीक है। तो जवाब देखिए, अमीबा में जो कूटपादीय गमन है, कूटपाद गमन है, अमीबा गमन करती है भोजन की खोज के लिए, स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करने के लिए कूटपाद के द्वारा ये काम करते हैं। कूटपाद जो संरचना है, ये संरचना का निर्माण कर ही क्या करती है, भोजन को अपने चारों तरफ से घेर लेती है। जैसे कि मानिए यहाँ पर कोई भोजन है, ठीक है, यहाँ पर कोई खाद्य पदार्थ है, और ये अमीबा को ग्रहण करना है, तो अमीबा किस तरीके से ग्रहण करेगी, इस खाद्य पदार्थ के चारों तरफ कूटपाद का निर्माण करेगी, ठीक है। ये कूटपाद का निर्माण किया जाएगा अमीबा के द्वारा इस तरीके से, ये यहाँ से, ठीक है, और लास्ट में चलकर ये क्या करती है, अमीबा चारों तरफ से इस खाद्य पदार्थ को घेर लेती है और अपने अंदर समाहित कर लेती है, इसको अंदर की तरफ ले लेती है, और इसके जीव द्रव्य में पाचक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो इसका खाद्य पदार्थ का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, इसको अपघटन कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। इस तरीके से भोजन को ग्रहण करने के लिए भी अमीबा के अंदर कूटपाद का निर्माण किया जाता है। तो इसके अंदर खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने की जो विधि है वो कूटपादीय विधि है। कूटपादीय विधि के द्वारा इसके अंदर गमन किया जाता है और खाद्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। देखिए, अब जो अमीबा है, इसके अंदर गमन को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग प्रयोग करे थे, एक्सपेरिमेंट करे थे। उनमें एक सिद्धांत दिया था, पृष्ठ तनाव सिद्धांत या फिर सरफेस टेंशन थ्योरी। पृष्ठ तनाव सिद्धांत, ठीक है। पृष्ठ तनाव सिद्धांत एक वैज्ञानिक ने दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, यह सिद्धांत सुल्जे ने दिया था। सुल्जे नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, सुल्जे। सुल्जे, ठीक है, सुल्जे नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने सरफेस टेंशन थ्योरी, सरफेस टेंशन थ्योरी सुल्जे नामक वैज्ञानिक ने ये थ्योरी दी थी, और इन्होंने बताया था, बर्थोल्ड ने दिया था। बर्थोल्ड ने यह सिद्धांत दिया था, और जब अमीबा का शरीर धरातल के किसी स्थान के संपर्क में आता है तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण कूटपाद का निर्माण हो जाता है, ठीक है। देखिए, जो अमीबा होती है, अमीबा का जो शरीर है, बाहर की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, उसके ऊपर क्या होता है, सरफेस टेंशन होती है, पृष्ठ तनाव होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 12th क्लास में, पृष्ठ तनाव क्या होता है, ठीक है। जो जल की जो बूंदें होती है, जब जल को हम धरती के ऊपर डालते हैं तो वो क्या है, छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। क्यों टूट जाती है, क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव है वो अधिक होता है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए जो जल होता है वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाता है। उसी कारण से जो ये पृष्ठ तनाव है,
अमीबा की जो झिल्ली होती है बाहर की तरफ उसके ऊपर पृष्ठ तनाव होता है, लेकिन जब ये किसी सरफेस की कनेक्शन में आती है, ठीक है, किसी धरातल की सतह के संपर्क में आती है, तो इसका जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए क्या करती है, कूटपाद का निर्माण कर लेती है। कूटपाद का निर्माण ये कर लेती है पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। इस तरीके से पृष्ठ तनाव के द्वारा क्या किया जाता है, अमीबा के अंदर कूटपाद का निर्माण किया जाता है। यह किया था बर्थोल्ड नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। एक है लुडकाव मत सिद्धांत। लुडकाव मत सिद्धांत, ठीक है। देखो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो ये अमीबा है जिस धरातल पर होती है, जिस भी धरातल पर या जिस सतह पर ये होती है, उस सतह के जो ढलान होती है, जैसे कि ये कोई सतह है, ठीक है, इसके ऊपर अमीबा है, अमीबा इस सतह पर रुकी हुई है। अब इस जो ये धरातल है, सतह है, इसका ढलान क्या है, नीचे की तरफ है, तो इसी डायरेक्शन में इस अमीबा के द्वारा क्या होगा, कूटपाद का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि जो जीव द्रव्य है अमीबा का, अमीबा के अंदर जो जीव द्रव्य है वो भी क्या होगा, जिस सतह पर, जिस दिशा में इस सतह का क्या है, धरातल का ढलान है, उसी दिशा में जीव द्रव्य का भार अधिक होगा और जीव द्रव्य उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा और इस कारण से उसी दिशा में, जिस दिशा में ढलान है, ठीक है, उस दिशा में कूटपाद का निर्माण हो जाता है अमीबा के अंदर और इस तरीके से अमीबा क्या है, आगे की तरफ गमन करती है, ठीक है। इसे बोलते हैं लुडकाव मत सिद्धांत, ठीक है। जैसे कि मैं मार्कर को यहाँ पे रखता हूँ, अभी तो रुका हुआ है, जैसे मैं इसको नीचे की तरफ करूंगा, ऐसे ढलान करूंगा, तो ये मार्कर क्या है, लुढ़कना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से अमीबा क्या करती है, गमन करती है। इसे बोलते हैं लुडकाव मत सिद्धांत, जो कि निर्भर होता है किसके ऊपर, धरातल के ऊपर। जिस धरातल के ऊपर अमीबा रुका हुआ है उसके ढलान के ऊपर निर्भर करता है, किस दिशा में ढलान है धरातल का, ठीक है। एक है संकुचन चलन सिद्धांत, सोल-जेल थ्योरी। सबसे इंपोर्टेंट जो है सोल-जेल थ्योरी, सोल-जेल सिद्धांत या फिर सोल-जेल थ्योरी, ठीक है। सोल-जेल थ्योरी में क्या होता है, सोल-जेल थ्योरी थी, ये हाइमन वैज्ञानिक की थी, हाइमन, ठीक है। हाइमन नामक वैज्ञानिक के द्वारा सोल-जेल थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार हाइमन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जो अमीबा का जो जीव द्रव्य है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। एक जीव द्रव्य जो होता है अमीबा के अंदर, जैसे अमीबा है, अमीबा का जो जीव द्रव्य है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। एक जीव द्रव्य का भाग ऐसा होता है जो क्या होता है, सॉलिड होता है, थोड़ा जैल समान, थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है, थोड़ा गाढ़ा होता है, उसे बोलते हैं सॉल्ट। और जो एकदम पतला होता है, लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं जैल। जो गाढ़ा होता है उसे जैल बोलते हैं, जो लिक्विड होता है, पतला होता है, उसे सोल बोला जाता है, ठीक है। देखिए सोल-जेल थ्योरी के अनुसार हाइमन ने क्या बताया था, अमीबा में जो जीव द्रव्य है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। जीव द्रव्य का कुछ भाग ऐसा होता है जो क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है, एकदम थोड़ा गाढ़ा होता है, जेल के समान। जैसे जेल होती है ना, थोड़ी कंसंट्रेशन हाई होती है, सांद्रता अधिक होती है, थोड़ा गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। तो जीव द्रव्य का ऐसा भाग जो कि थोड़ा गाढ़ा सा होता है उसे बोलते हैं जेल। और जो एकदम लिक्विड होता है, एकदम पतला होता है, जो डाइल्यूट होता है, तन होता, ठीक है, उसे बोलते हैं सोल। तो जीव द्रव्य का जो ये भाग है सोल जेल, इसी के ऊपर ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जीव द्रव्य का जो सोल वाला भाग है वो जेल में परिवर्तित होता रहता है और जेल वाला भाग सोल में परिवर्तित होता है। ये आपस में क्या है, इंटरचेंज, अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। और इसी जीव द्रव्य के अंतर परिवर्तन के कारण किसी एक छोर पर अमीबा के किसी एक दिशा में कूटपाद का निर्माण किया जाता है। अब देखिए बनता कैसे है कूटपाद। सोल-जेल थ्योरी के अनुसार हाइमन ने किस तरीके से बताया था कि कूटपाद का निर्माण अमीबा के अंदर कैसे होता है। देखिए हाइमन ने बता दिया था कि जो जीव द्रव्य है वो उसकी दो अवस्थाएं होती है। अमीबा के जीव द्रव्य की दो अवस्थाएं होती है। एक बार तो ऐसा कि जीव द्रव्य गाढ़ा होगा, उसे बोलेंगे जेल,
और दूसरा कौन सी अवस्था जिसमें एकदम पतला होता है, एकदम लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं सोलर थ्योरी। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में अमीबा को गमन करना होता है, जिस भी दिशा में इसको लोकोमोशन में गमन करना होता है, ठीक है, जैसे कि सपोज अमीबा को क्या करना है, इस दिशा में गमन करना है, उस दिशा में गमन करना है, तो उस दिशा में क्या करने के लिए जो कूटपाद का निर्माण है वो उसी दिशा में करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, जो ये पश्च भाग है अमीबा का, जो पश्च भाग है, ठीक है, जो पीछे वाला भाग होता है उसमें जो जीव द्रव्य है वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है, जिसे बोलते हैं जैल जीव द्रव्य, जैल अवस्था में होता है। ठीक है, ये जैल अवस्था में होता है, यहाँ का जो जीव द्रव्य है वो जैल अवस्था में होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है। तो देखिए डायरेक्ट उस डायरेक्शन में गमन कर रहा है, तो जो ये जैल वाला भाग है ना, ये किसमें बदलेगा, सोल में, मतलब पतला हो जाएगा, और पतला होकर एकदम लिक्विड हो जाएगा, जिसे हम सोल अवस्था बोलते हैं। सोल अवस्था में परिवर्तित होकर क्या करेगा, आगे की तरफ प्रवाहित होने लगेगा, आगे की तरफ प्रवाहित होने लगेगा, और जब आगे की तरफ धकेलेगा तो इसके चारों तरफ प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली पाई जाती है, जो कि एकदम पतली होती है, और उसके ऊपर खिंचाव बल लगेगा बाहर की तरफ, और इसी कारण से क्या होगा, ये खिंचकर आगे की तरफ निकल जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो एक अतिवृद्धि की तरह, ठीक है, जो अस्थायी होती है, टेम्पोररी होती है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर अस्थायी संरचना बन जाती है, जो कि अतिवृद्धि होती है जीव द्रव्य की। जो साइटोप्लाज्म होता है वो धक्का लगाता है, उसके ऊपर बल क्रिएट करता है, ठीक है, इसी कारण से जो प्लाज्मा लेमा है बाहर की तरफ खिंच जाएगी और कूटपाद नामक संरचना बन जाएगी। अब देखिए जो ये सोल अवस्था है, ये इसके अंदर आकर कूटपाद के अंदर किसमें बदल जाती है, जैल में बदल जाती है। ठीक है, जैल में बदल जाती है, वापस से जैल में बदल गई यहाँ पर, ठीक है, और इस कारण से जो कूटपाद है ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो जीव द्रव्य है वो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया, जैल। ठीक है, जैल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर तो पहले जैल था, जैल किसमें बदला, सोल में बदला, यहाँ पर सोल में, ठीक है, सोल में बदला। सोल में बदलने के बाद इसने धक्का लगाया तो ये अतिवृद्धि निकल गई, और अतिवृद्धि जब निकल गई तो यहाँ पर वापस से क्या हो गया, जैल में बदल गया, और जब जैल में बदल गया तो कठोर हो गई, ये जो संरचना थी अतिवृद्धि ये कठोर हो गई और एक पाद का निर्माण कर लेते हैं, जिसे कूटपाद कहते हैं, और ये धरातल के चिपक जाती है। जिस धरातल पर, जिस सरफेस पर होती है, उस सरफेस से जो एक कूटपाद संरचना बनी है, इसकी जो चारों तरफ से जो झिल्ली पाई जा रही है, जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है, प्लाज्मा लेमा, वो सरफेस से अटैच हो जाती है, चिपक जाती है। ठीक है, चिपक जाती है, और पीछे की तरफ क्या होता है, ये आगे की तरफ कंट्रैक्शन हो जाती है, आगे की तरफ संकुचित हो जाती है पीछे से प्लाज्मा लेमा। इस तरीके से अब ये जो यहाँ पर जैल बना है वो वापस से पीछे आता है, सोल में कन्वर्ट होकर, सोल में कन्वर्ट होकर पीछे आता है वापस से, और यहाँ पर आकर वापस से जैल में बदल जाता है। ठीक है, जैल में बदल जाएगा, और वापस से ये जैल का सोल में बदलेगी, वापस से तरंग उत्पन्न होगी जीव द्रव्य में, और आगे की तरफ धक्का लगाया जाएगा। इस तरीके से कूटपाद आगे की तरफ बनते चले जाते हैं, और गमन का जो प्रदर्शन है वो इस अमीबा के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। इस तरीके से गमन की क्रिया की जाती है सोल जैल सिद्धांत के अनुसार। मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक सर्वमान्य जो सिद्धांत रहा है वो सोल जैल थ्योरी ही रही है। इसके द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है कि कूटपाद का निर्माण किस तरीके से अमीबा के अंदर होता है और किस तरीके से ये गमन का काम करती है। ठीक है, एक नेक्स्ट थ्योरी है वलयन और अवलयन, फोल्डिंग अनफोल्डिंग। वलयन और अवलयन सिद्धांत। ठीक है, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी या फिर वलयन और अवलयन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो अमीबा का जीव द्रव्य है उसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं, दो फेजेस में पाए जाते हैं। एक अवस्था तो ऐसी होती है कि प्रोटीन के अणु क्या होता है, फोल्ड हो जाते हैं, वलयित हो जाते हैं, वलयित हो जाते हैं, आपस में लिपट जाते हैं। और दूसरी अवस्था क्या होती है, जो प्रोटीन के अणु है वो अनफोल्डेड हो जाता है, खुल जाते हैं। ठीक है,
तो जब प्रोटीन के अणु जीव द्रव्य के अंदर फोल्डिंग अवस्था में पाया जाता है, मतलब वलयित अवस्था में, तो उस टाइम पर जो जीव द्रव्य होगा वो कौन सी अवस्था में होगा? सोल अवस्था में होगा। ठीक है, सोल अवस्था मतलब लिक्विड एकदम पतला होगा जीव द्रव्य। ठीक है, और जब प्रोटीन के अणु अनफोल्डेड हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं, तो जो जीव द्रव्य होगा वो क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, और जीव द्रव्य की कौन सी अवस्था बन जाएगी? जेल स्टेज, जेल अवस्था बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए सोल जेल सिद्धांत के अनुसार जिस तरीके से कूट पाद का निर्माण हो रहा था उसी तरीके से इसके अंदर भी कूट पाद का निर्माण होगा, लेकिन इसमें जो जीव द्रव्य की अवस्था बताई गई थी, सोल और जेल अवस्थाएं, वो किस तरीके से बनती है वो उसको एक्सप्लेन किया गया है इस सिद्धांत के द्वारा कि जीव द्रव्य के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जब प्रोटीन्स के अणु फोल्डेड हो जाते हैं तो जो जीव द्रव्य है वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, और जीव द्रव्य की अवस्था आ जाएगी सोल अवस्था। और जब जीव द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के जो अणु है वो अनफोल्डेड हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं आपस में, तो जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, और जीव द्रव्य की कौन सी अवस्था आ जाती है? जेल अवस्था आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमने बताया जेल अवस्था और सोल अवस्था आपस में इंटरचेंज होती रहती है और उत्पाद का निर्माण होता रहता है। वो मैंने आपको बता ही दिया इस सिद्धांत में किस तरीके से उत्पाद का निर्माण किया जाता है, और जो अमीबा होती है उसमें गमन का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बात की है गमन के ऊपर, लोकोमोशन के ऊपर, और वो समझ में आ गए। ठीक है, आज की क्लास में इतना है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।